तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत का तीसरा चैप्टर, प्यूसम का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है अलस कथा। चैप्टर का नाम क्या होगा जी? अलस कथा। याद रखिएगा, चैप्टर का नाम क्या होने वाला है? अलस कथा। ठीक है, अलस कथा जो चैप्टर है हम लोग का, अलस कथा मतलब ये आलसी, चार आलसियों पर कहानी है। ठीक है, एक तरह का एक कहानी है, चार आलसियों पे कहानी लिखी है विद्यापति जी ने। और मैं उसका आपको पूरा का पूरा एक कहानी समझाऊंगा काफी कम समय में। एक रूप से कहा जाए तो उसका सारांश, अगर एग्जाम में अगर आपको आ जाता है कि अलस कथा का सारांश लिखे या समरी लिखे या उसका संक्षेप में टिप्पणी करे, तो बिल्कुल ये इतना लिख देंगे जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आपका कहीं नंबर नहीं जाएगा। अगर अभी तक आपने अलस कथा को समझा ही नहीं है कि चैप्टर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल अंत तक इसको देखें। इससे आपका काफी ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा मैं उम्मीद करता हूं चैप्टर अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, बिना विलंब करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले टॉपिक हम लोग का होगा, समझिएगा यहाँ पर अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन समझते चलना है। ध्यान दीजिएगा। पाठ का सारांश। अब पाठ का सारांश में सबसे पहले लाइन क्या कहा गया है समझिएगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही बना के लिखना है। अगर सारांश लिखने को आएगा कि टिप्पणी लिखने को आएगा या अलस कथा का संक्षेप में लिखें, तो आप ऐसे ही करके लिखिएगा, सेम टू सेम या थोड़ा बहुत। देखिए, कभी भी अगर सेम टू सेम जाके लिखेंगे तो लिखाएगा नहीं, इतना तो याद नहीं होगा। लेकिन अगर समझे रहेंगे तो बनाकर तो लिखेंगे। तो कम से कम इतना तो कोशिश कीजिएगा सेम टू सेम, बाकी इधर बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा। प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति लिखित पुरुष परीक्षा कथा संग्रह से संकलित है। मतलब देखिए, विद्यापति जो लिखे हैं क्या, पुरुष परीक्षा, उसमें से ये कथा को लिया गया है। ठीक है, और एक कथा की बात बताएं, ये एक तरह का कथा का नाम रखा गया अलस कथा। क्या रखा गया? अलस। अलस का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको लेजी बोलते हैं या हिंदी में जिसको आलसी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। इस कथा के माध्यम से मानवीय गुणों का महत्व बताया गया है, तो दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है। मतलब ये चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे इंसान, अगर दोष हो जाता है, इंसान के अंदर कमियां होती है, उसके गुण है, उन सबको अवगत कराना, और जो गलतियां की है उसको सुधारना। यानी आलसी इंसान को भी कैसे शिक्षा दी जाती है वो इस कहानी में बताई गई है। ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिना विलंब करते हुए अच्छे से समझते चलिएगा, कहानी को आराम से बेहतर ढंग से समझ आता रहेगा। चलिए, सबसे पहले कहानी की शुरुआत देखिए, कहां से कैसे लिख सकते हैं आप लोग। लिख सकते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में क्या था? एक वीरेश्वर नाम का क्या थे? मंत्री था। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। आपसे पूछ लेगा कि वीरेश्वर कहाँ के थे, तो मिथिला के थे। ऑब्जेक्टिव में भी आते कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया आपका। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है आपका साथ में। ठीक है, तो क्या था, एक तरह का वीरेश्वर कौन था? तो मंत्री था। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है कि वीरेश्वर कौन था, तो एक मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। ठीक है, और मिथिला पता है आपको कहाँ है? आपके बिहार में ही है। ठीक है, आगे समझते हैं। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह स्वभाव से कैसा था? दानी और दयावान। दानी मतलब दान करने वाला था, और दयावान मतलब किसी को भी देखकर उसको दया आता था, उनकी सेवा करता था। क्लियर, आगे बोला जा रहा है, वह संकट ग्रस्तों, निर्धनों तथा अनाथों को इच्छा भर भोजन वस्त्र दिया करता था। मतलब इतना दयावान, कितना मतलब चाहने वाला इंसान था अपन अनाथों से या किसी से भी, कि वो किसी को अकेला देखता था तो उसको भोजन खिलाता था, उसका कपड़ा नहीं होने पर उसको कपड़ा देता था, उसको जो ना रहे वो चीज उसको देता था वो। ठीक है, ऐसा क्यों करता था? ऐसा उसको करने से उसको क्या होता था? उसके मन को सुख मिलता था। ठीक है, आगे बोला जाता है कि उसका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है। देखिए, वो बोलता है कि आलसी जो बोलते हैं ना, उसके लिए हर काम सहज होता है, मतलब सब ठीक कष्ट सहज होता है, किंतु परिश्रम असहज होता है। देखिए, आलसी इंसान को लगता है कि दुनिया का हर काम ठीक है, लेकिन उसको मेहनत वाला काम नहीं करना है, वही आलसीपन हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, वीडियो करके बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लगातार आपको लेके काम कर रहा हूँ, तो ये आलसीपन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मुझे वीडियो बनाना है, मैं किसी दिन ये बनाऊंगा, नहीं कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, तो ये मैं सोच रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, तो ये मेरा आलसीपन हुआ। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ उसको मैं कर रहा हूँ डेली आप लोगों के लिए, तो वो मेरा एक काम हुआ, डेडिकेट हुआ किसी काम को करना। तो ठीक वैसे समझिएगा, वैसा ही था। ठीक है,
तब आलसी लोगों का इच्छा अनुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी के रूप में मुक्त भोजन ग्रहण करने लगा। देखिएगा, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो आलसी होते हैं, ठीक है। और उन आलसी इंसानों को क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, जैसे कुछ होते हैं जो समाज सेविका, वो उनको रख लेते हैं, कहते हैं चलो ये कोई बात नहीं, बेचारा काम धंधा नहीं कर सकता, इसका नहीं, तो वो रख लेता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर आलसी बनते हैं, जैसे कि कुछ लोग जानबूझकर भिखारी बनते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ जानबूझ करके आलसी बनते हैं ताकि हमको सेवा पानी मिल सके, मुफ्त का रह सके। इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर किसी ने सलाह दी कि स्वामी द्वारा सिर्फ बुद्धिहीन के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है। मतलब जब ज्यादा किसी पर खर्च होता है ना, तो कोई होता है ना समझदार, वो बोलता है देखो ये बुद्धिमान लोग हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को खर्च, आप बिल्कुल भी उन जगह पर पैसा ना खर्च करें जिस जगह पर क्या हो रहा है, ये झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं, मतलब आलस होने का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे और लिख सकते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या टॉपिक बना सकते हैं, लेकिन कुछ धूर्त भी आलसी होने का संवांग रच कर लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब देखिए, आप जैसे जो वीरेश्वर को बोल रहे हैं, देखिए आप जैसे इंसान है, आप देखिए समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो झूठ मूठ का आलसीपन दिखा करके अपने आप को लाभान्वित करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि झूठ मूठ का, जैसे मान लीजिए भिखारी नहीं है, लेकिन कोई भिखारियों को अपने पास रख रहा है, अनाथों को अपने पास रख रहा है, जिसका सब कुछ है, फिर भी वो चले जाते हैं कहाँ, अनाथालय, कि तहां पर हम रहेंगे तो हमको सब सुख सुविधा मिलेगा। ठीक है, कुछ कहीं भी भिखारी भी होते हैं जो उनके घर सब कुछ होता है, वो हाथ पैर से कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को भिखारी बना लेते हैं, क्योंकि उनको वहां पर अच्छे खर्चा इनकम हो जाता है, मेहनत कम लगती है। इसलिए इन आलसियों को आलस्य की परीक्षा ली जाए, मतलब इसीलिए इन आलसियों क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए, क्योंकि आलसी जो है ना, देख रहे हैं कि आलसी कुछ बहाना मारकर आ गए, इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। अब ऐसा विचार करके देखिए, वीरेश्वर जो थे, वो उनके टीम जो थी, समझिए जो उनके सदस्य थे, ये सब बात कर रहे थे, और उसके बाद क्या किया गया, जो आलसी ऐसा विचार करके आलसियों के घर में क्या लगा दी, आग लगा दी। जितने भी आलसी लोग थे उनके घर में क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। समझिए क्या हुआ, घर में आग लगी देखकर सभी मूर्ख भाग गए। देखिए, जितने भी मूर्ख इंसान होते हैं ना, जो मूर्ख थे, जो मूर्ख बना रहे थे, जो झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे, स्वांग रच रहे थे, वो भाग गए। ठीक है, लेकिन 4 आलसी कपड़ों से मुंह ढके सोए रहे। लेकिन 4 गो आलसी, इतना ना आलसीपन था कि वो क्या कहते हैं, डर के मारे तो बाकी सब भाग गए आलसी, जो झूठ मूठ का नाटक करते हैं, जान प्यारी तो सब कुछ प्यारी, भाग गए। लेकिन 4 गो आलसी कमरा में आग लगा है, लेकिन वहीं में ढक करके कम्बल ओढ़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम बच सकते हैं। ठीक है, अलग अलगी के कारण शोरगुल मचाने लगे। तब एक ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है? तो दूसरे ने कहा, शायद इस घर में आग लगी है। तो तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाचाल, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? चारों आलसियों की बात सुनकर कोई दयावान उनके ऊपर आग ना गिरे, सुनकर उनके ऊपर कोई आग ना गिरे, ऐसा जानकर सज्जन पुरुष द्वारा बाल खींच करके घर से बाहर निकाला गया। देखिए, सब मूर्ख भाग गए, आग लगा दी गई। जांच हो रही थी कि कौन आलसी सही में, सॉरी, कौन मूर्ख झूठ मूठ का जाल नचा रहा है, क्योंकि सबको अपनी जान की प्यारी होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा झूठ बोले तो भाग गए, लेकिन 4 गो बच गया उसी में, जो कंबल उड़ के रह गया। अब देखिए, अपने में कर रहा है, कौन कह रहा है कि आग लगा है तो कौन कह रहा है चादर उड़ा दे, कौन भीजा हुआ फेंक दे, तो हई करके हमको बचा ले। खुद से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, मतलब बचने के लिए खुद से प्रयत्न नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जान के बाजेगी। वो इतने बड़े आलसी थे, मतलब इसलिए अलस कथा रखा गया कि बहुते बड़े का आलसी थे जिनको जान से भी दिक्कत नहीं थी, मरते वक्त भी ये किसी से दूसरे से हेल्प लेना चाहते थे। ठीक है, तो ये है आलसी कथा की बहुत ज्यादा कहानी। उसमें क्या होता है कि इन चारों को एक दयावान सज्जन व्यक्ति क्या करता है, बाल खींचकर, आखिर में देखते हैं कि चारों नहीं निकलने वाला, तो उन चारों को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। आगे बोला जा रहा है कि इसके बाद सज्जन पुरुष ने कहा कि स्त्रियों का रक्षक पति होता
है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए उसका पति रक्षक करता है, मतलब अगर कोई महिला है तो उसके लिए उसका पति रक्षक करता है। बच्चों का रक्षक माता पिता होते हैं, बच्चों को बचाने वाला उसके माता पिता होते हैं, तथा आलसियों का रक्षक कोई दयावान ही हो सकता है। मतलब बोले कि देखो, तुम जैसे आलसियों को बचाने वाला एक ही इंसान है जो कोई दयावान हो, जो तुम पर दया रहम कर सके, वही बचा सकता है। अर्थात धार्मिक स्वभाव वाले ही किसी रक्षा करने में रुचि रखते हैं। अगर कोई धार्मिक विचारों को मानता है, धर्म को मानता है, ईश्वर में आस्था रखता है, वही तुम्हें बचाएगा। बाकी तुम्हें कोई बचाने वाला इस दुनिया में नहीं। ऐसे आलसीपन को छोड़ो, अपने काम में लगो, मेहनत करो। क्योंकि ये चैप्टर आपको सीख देती है कि देखो, ये 4 इंसान थे जो इतने करीब जा चुके थे मरने के, फिर भी नहीं बचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था सबसे बड़ा मूर्खता आरोप। लेकिन अगर वो 4 को नहीं बचाते दयावान व्यक्ति, तो वो चारों वहीं जल के राख हो जाते। इतना बड़ा आलस हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, इतना भी बड़ा आलस नहीं पालना चाहिए कि हमें जान के प्यारो जी, हमें आज के समय में अपना काम करते रहना चाहिए। भले आप थोड़ा करें या ज्यादा करें, लेकिन करते रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।